नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी के न्यू एडिशन से उत्तराखंड समसामयिकी 2025-26 पढ़ने जा रहे हैं। इस बुक में जितने भी आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट्स दिए हैं उन सभी को हम अपनी इस क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूरी हेल्प मिल सके। जिन लोगों का 23 अगस्त को उत्तराखंड हाई कोर्ट क्लर्क स्टेनो का एग्ज़ाम है, तो वह साथ ही इस मैराथन क्लास को लास्ट तक जरूर देखें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी इस क्लास को। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा। तो हाल ही में 12-13 जून को उत्तराखंड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन हुआ था। ये जो आगमन हुआ था ये दोस्तों आपका भारतीय सैन्य अकेडमी का पासिंग आउट परेड का निरीक्षण एवं समीक्षा करने से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ आपकी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई हैं। जैसे आपका 13 जून 2026 को देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकेडमी IMA में 158वें नियमित पाठ्यक्रम एवं 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया गया था। ठीक है, इसमें दोस्तों आपकी 9 महिला कैडेट को भी पासिंग परेड आउट में शामिल किया गया था। मतलब ये जो था महिलाओं का ये प्रथम बैच था, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण जानकारी है तो वह है आपकी कि IMA की स्थापना जो हुई थी ये 1 अक्टूबर 1932 को हुई थी औपचारिक रूप से। फिर 10 दिसंबर 1932 को फील्ड मार्शल सर फिलिप चैटवुड द्वारा इस संस्थान का उद्घाटन किया गया था। देखिए, औपचारिक रूप से IMA का जो उद्घाटन हुआ था तो वह 1 अक्टूबर 1932 को हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, और 10 दिसंबर 1932 को दोस्तों फील्ड मार्शल जो था सर फिलिप चैटवुड इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा पहला पॉइंट। अगला पॉइंट है जसपाल राणा से लेकर। जसपाल राणा पूरे भारत के एक प्रसिद्ध निशानेबाज थे जिनका हाल ही में 12 जून को निधन हो गया था। ठीक है, तो जसपाल राणा इनका जन्म जो हुआ था ये 28 जून 1976 को देहरादून में हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध निशानेबाज जसपाल राणा देश के सर्वश्रेष्ठ पिस्टल निशानेबाजों में गिने जाते थे। ठीक है, 49 वर्ष की अल्प आयु में हृदय संबंधी समस्याओं के कारण इनका निधन हो गया था। 18 वर्ष की आयु में हिरोशिमा में 1994 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई थी। मतलब दोस्तों सर्वप्रथम इन्होंने 18 वर्ष की आयु में हिरोशिमा में 1994 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, जसपाल राणा ने राष्ट्रमंडल खेलों में कुल 15 पदक जीते थे, जिसमें 9 स्वर्ण पदक शामिल हैं। 2006 के दोहा एशियाई खेलों में उन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, और 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की थी। इन्हें 1994 में अर्जुन पुरस्कार मिला था, इस चीज को भी याद रखिएगा। और भारतीय खेलों में योगदान हेतु 1997 में पद्मश्री भी प्रदान किया गया। तो इन्हें अर्जुन पुरस्कार का मिला 1994 में। 1997 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। उत्कृष्ट शूटिंग कोच के रूप में 2000 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए यहाँ पर सन 2000 दिया है। ठीक है, पर आपको यहाँ पर कहीं कहीं पर 2019 भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में दोहरे कांस्य पदक जीतकर मनु भाकर के कोच एवं मार्गदर्शक रहे और उनकी अंतर्राष्ट्रीय सफलताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये था दोस्तों जसपाल राणा का करियर। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों आपका देवभूमि परिवार अधिनियम 2026। तो देवभूमि परिवार अधिनियम 2026 ये विधानसभा में जो पेश हुआ 10 मार्च 2026 को पेश हुआ था। राज्यपाल का अनुमोदन जो हुआ तो ये आपका 7 मई 2026 को हुआ था और गजट में इसको प्रकाशित जो किया गया तो ये 11 मई को किया गया था। 10 मार्च को विधानसभा में आया, राज्यपाल ने इस पर अनुमति जो दी 7 मई को दी थी और गजट में इसको प्रकाशित किया गया 11 मई को। ठीक है, तो ये था आपका देवभूमि परिवार अधिनियम। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे तो याद रखें।
इसका जो उद्देश्य है तो ये आपका राज्य के प्रत्येक परिवार का एकीकृत पारिवारिक डेटाबेस तैयार कर विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं के कुल पारदर्शी एवं लक्षित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। ठीक है, अन्य इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो अधिनियम के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक परिवार जो 15 वर्ष या उससे अधिक समय से राज्य में रह रहा हो को विशिष्ट देवभूमि परिवार आईडी जारी की जाएगी। मतलब ये जो आपका दोस्तों देवभूमि परिवार अधिनियम है, इसके तहत आपकी एक आईडी होगी जो कि विशिष्ट प्रकार की आईडी होगी। ठीक है, आपकी पहचान के लिए, जिसका नाम है देवभूमि फैमिली आईडी। प्रत्येक परिवार का केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार किया जाएगा। परिवार आईडी में परिवार के सदस्यों का नाम, आयु, आधार संबंधी जानकारी, सामाजिक आर्थिक स्थिति, शिक्षा एवं रोजगार संबंधी विवरण दर्ज होंगे। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला को परिवार का मुखिया माना जाएगा। मतलब दोस्तों ये जो आपकी आईडी होगी, इस आईडी के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की जो परिवार की वरिष्ठ महिला होगी उसको उसका मुखिया बनाया जाएगा। यह व्यवस्था राज्य में सुशासन, डिजिटल प्रशासन एवं डेटा आधारित निर्णय प्रणाली को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगला पॉइंट है हमारा सार्वजनिक धूत रोकथाम अधिनियम 2026। ठीक है, तो सार्वजनिक धूत मतलब ग्लैम्बलिंग रोकथाम अधिनियम 2026 राज्यपाल ने इस पर मंजूरी दी थी 7 मई को और अधिसूचना जारी की गई 11 मई 2026 को। जैसे हमने देवभूमि परिवार अधिनियम को देखा था तो वह आपका मार्च में तो पेश किया गया था, पर 7 मई को उसे राज्यपाल ने मंजूरी दी और फिर 11 मई को उसको अधिसूचना में जारी किया था, जिसका उद्देश्य राज्य में अवैध जुआ, सट्टेबाजी नेटवर्क एवं जुआ घरों पर अंकुश लगाकर सामाजिक एवं आर्थिक अपराधों को नियंत्रित करना। अन्य विशेषताएं हैं दोस्तों कि यह विधेयक औपनिवेशिक काल के सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1967 की प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, सार्वजनिक स्थानों, सड़क, गली आदि पर जुआ खेलने पर 3 माह तक कारावास अथवा 5,000 तक का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रावधान मतलब आपको पूरा ऐसे दे दिया जाएगा कि सार्वजनिक ग्लैम्बलिंग रोकथाम अधिनियम 2026 से संबंधित कौन सा कथन नहीं है या कौन सा असत्य कथन है। ठीक है, तो पूरी जानकारी आपको पता होना जरूरी है। घर के अंदर जुआ गतिविधियों के संचालन पर 2 वर्ष तक का कारावास अथवा 10,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। जुआ घर संचालित करने पर 5 वर्ष तक का कारावास एवं 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये सभी प्रावधान है दोस्तों। इसमें संगठित सट्टेबाजी नेटवर्क पर 3 से 5 वर्ष तक का कारावास एवं 10 लाख का जुर्माना का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका ग्लैम्बलिंग जो एक्ट था। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण सम्मान। तो भगत सिंह कोश्यारी जो उत्तराखंड के दूसरे अंतरिम मुख्यमंत्री थे, तो इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है 25 जनवरी 2026 को। ठीक है, इन जो पुरस्कार था, ये पुरस्कार आपका 25 मई 2026 को प्राप्त किया गया। सार्वजनिक जीवन, राजनीतिक एवं समाज सेवा में योगदान हेतु इन्हें यह पुरस्कार मिला है। तो क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि किसके लिए, ठीक है, किस कार्य के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया था। तो दोस्तों सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक एवं समाज सेवा में योगदान के लिए। ठीक है, अन्य विशेषताएं हैं कि वर्ष 2026 में उत्तराखंड के पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति जो थे तो ये थे। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी का जन्म 17 जून 1942 को बागेश्वर जिले के पालनाधुरा गांव में हुआ था। ठीक है, पालनाधुरा गांव में इनका जन्म हुआ था। अब 30 अक्टूबर 2001 से 1 मार्च 2002 तक वे उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री रहे। 2002 से 2007 तक ये नेता प्रतिपक्ष रहे थे। वर्ष 2008 से 2014 तक राज्यसभा सदस्य तथा 2014 से 19 तक नैनीताल संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य रहे।
लोकसभा की याचिका समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने रैंक 1 पेंशन, हिमालयी राज्यों में रेलवे नेटवर्क जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर रिपोर्ट दी थी। वर्ष 2019 से 23 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे। इनकी 2 पुस्तकें आती हैं। उत्तरांचल प्रदेश क्यों, मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। उत्तरांचल प्रदेश क्यों, उत्तरांचल संघर्ष एवं समाधान, तो ये भी इन्हीं की पुस्तक है। अगला पॉइंट है दोस्तों, पीरूल की रिकॉर्ड खरीद। ठीक है, पीरूल लाओ पैसा पाओ आपकी एक योजना चलाई गई थी। ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने वन विभाग माध्यम से 1 वर्ष के भीतर ग्रामीणों से 5.42 करोड़ रुपए का पीरूल खरीदा है। राज्य के वन मंत्री हैं सुबोध उनियाल। इनके अनुसार वर्ष 2025 में 5532 टन पीरूल खरीदा गया था। धातव्य है कि इस लक्ष्य को अब बढ़ाकर 8555 टन कर दिया गया है। उत्तराखंड नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन में प्रथम। ठीक है, तो ये अगला पॉइंट है हमारा कि उत्तराखंड नए आपराधिक कानूनों के लिए कार्यान्वयन में प्रथम। ये जो घोषणा है ये 12 मार्च 2026 को की गई थी। नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन, डिजिटल न्याय वितरण प्रणाली तथा आपराधिक न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं दक्षता बढ़ाना। इसकी विशेषताएं हैं कि उत्तराखंड ने ICJS 2.0 इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के माध्यम से नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और ये क्वेश्चन आपका पटवारी लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया था। NCRB के CCTNS/ICJS प्रगति डैशबोर्ड के अनुसार उत्तराखंड को 93.46 अंक प्राप्त हुए, जो सभी राज्यों में सर्वाधिक हैं। राष्ट्रीय रैंकिंग में उत्तराखंड के बाद हरियाणा, असम, सिक्किम तथा मध्य प्रदेश का स्थान आता है। ठीक है, राज्य के प्रदर्शन में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ICJS 2.0 के अंतर्गत एक डेटा एक प्रविष्ट सिद्धांत अपनाया गया, जिससे पुलिस, ई कोर्ट, ई जेल, ई अभियोजन एवं ई फोरेंसिक के बीच रियल टाइम डेटा साझा करना संभव हुआ है। तो ये था दोस्तों आपका ICJS। ठीक है, ये जो रैंक है ये आपकी पूछी गई है पेपर में, तो इसलिए आप याद रखिएगा पहली रैंक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, E0 FIR व्यवस्था। इसका प्रारंभ जो किया गया था 7 मार्च 2026 को किया गया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ठीक है, जिसका उद्देश्य है साइबर अपराधों में त्वरित कार्यवाही, साक्ष्य संरक्षण तथा ठगी गई धनराशि की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करना। अन्य विशेषताएं हैं कि इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति 1930 साइबर अपराध हेल्पलाइन अथवा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करता है तो देहरादून स्थित राज्य साइबर पुलिस स्टेशन में स्वतः ही E0 FIR दर्ज हो जाएगी। दर्ज E0 FIR को CCTNS क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम के माध्यम से संबंधित पुलिस थाने को तत्काल अग्रेसित किया जाएगा। नई व्यवस्था पुलिस को साइबर अपराध के गोल्डन आवर में त्वरित कार्रवाई प्रारंभ करने में सक्षम बनाती है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे और अगला पॉइंट है युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन 2026। युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन 2026 ये 24 फरवरी 2026 को चौबटिया अल्मोड़ा में आयोजित हुआ था, जिसका समापन 9 मार्च 2026 को किया गया। इसका उद्देश्य भारत और जापान के बीच में रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करना तथा अर्धशहरी वातावरण में संयुक्त सैन्य अभियानों हेतु सामरिक क्षमताओं को बढ़ाना है। ठीक है, तो दोस्तों जो आपका युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन है ये भारत और जापान के मध्य होता है, जो कि चौबटिया अल्मोड़ा में इसका आयोजन किया गया है 2026 में। जिसकी विशेषताएं हैं कि धर्म गार्जियन का 7वां संस्करण ये इस साल आयोजित किया गया था 24 फरवरी से 9 मार्च तक, जो कि चौबटिया में आयोजित हुआ था। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय सेना एवं जापान
ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। अभ्यास के दोनों देशों के 120 सैनिकों ने भाग लिया। जापान की ओर से 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट तथा भारत की ओर से लद्दाख स्काउट्स ने भागीदारी की। ज्ञातव्य है कि यह अभ्यास वर्ष 2018 से बारी बारी भारत और जापान के बीच में आयोजित होता है। मतलब पहली बार धर्मगार्जन जो हुआ था 2018 में हुआ था। आगे बढ़ेंगे और अगला पॉइंट है हमारा नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप, जिसका आरंभ हुआ था दोस्तों 13 से 16 फरवरी 2026 को। मतलब 13 फरवरी को स्टार्ट हुई थी और समापन 16 फरवरी को हुआ था और ओली चमोली में इसका आयोजन हुआ था। इसका उद्देश्य है शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देना तथा राज्य की कुल घरेलू आय में तृतीयक क्षेत्र के योगदान को बढ़ाना है। इसकी विशेषता है कि चैंपियनशिप का उद्घाटन पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के द्वारा किया गया। इसका आयोजन पर्यटन विभाग गढ़वाल मंडल विकास निगम जिसकी स्थापना 31 मार्च 1976 को हुई तथा विंटर गेम्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। सेना, आईटीबीपी, सीआरपीएफ सहित देश के विभिन्न राज्यों की 17 टीमों ने प्रतिभाग किया। हिमाचल प्रदेश की टीम 17 पदक जीतकर चैंपियन बनी। अल्पाइन स्कीइंग में हिमाचल प्रदेश की आंचल ठाकुर 2 स्वर्ण पदक जीतकर बेस्ट एथलीट चैंपियन बनी थी। ठीक है। उल्लेखनीय है कि भारत में नाइट स्कीइंग का आयोजन भी पहली बार ओली में किया गया है, तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा कि भारत हिमालय अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक मंच, जिसका आरंभ जो हुआ 13 फरवरी 2026 को उत्तराखंड को रणनीतिक चिंतन, राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन एवं नीतिगत विमर्श के प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित करना। तो ये दोस्तों इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसकी अन्य विशेषताएं हैं कि राज्यपाल गुरमीत सिंह ने देहरादून में भारत हिमालय अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक मंच का उद्घाटन किया। क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत हिमालय अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक मंच का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया दोस्तों देहरादून में। किसने किया? गुरमीत सिंह ने। उद्देश्य क्या है याद रखें। इस अवसर पर मंच का लोगो एवं आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च किया गया था। इस पहल का मार्गदर्शन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह कर रहे हैं। तो याद रखें कि ये जो आपका मंच है इसका मार्गदर्शन कौन कौन कर रहे हैं? तो एक तो आपके सीडीएस अनिल चौहान जी और दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य अजय कुमार। ठीक है। अगला पॉइंट है शारदा नदी कॉरिडोर। शारदा नदी कॉरिडोर का शिलान्यास ये 7 फरवरी 2026 को किया गया था, जिसका उद्देश्य पर्यटन आधारित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन तथा क्षेत्रीय अवसंरचना में सुधार करना है। जिसकी विशेषताएं हैं कि मुख्यमंत्री ने चंपावत जिले के टनकपुर में इस कॉरिडोर की आधारशिला रखी। यह परियोजना शारदा महाकाली काली नदी के किनारे स्थित है। परियोजना में शारदा घाट का पुनर्विकास, टनकपुर ड्रेनेज सिस्टम का विकास और दोस्तों बहुमंजिला पार्किंग एवं चूका में हेलीपैड निर्माण शामिल हैं। तो ये सभी जो आपके निर्माण होने हैं या फिर विकास होने हैं तो ये शारदा कॉरिडोर के तहत होंगे। शारदा नदी में रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग सुविधाओं का भी विकास करना है। नेक्स्ट बिंदु है उत्तराखंड हरित हाइड्रोजन नीति 2026। उत्तराखंड हरित हाइड्रोजन नीति 2026 ये 28 जनवरी 2026 को आई थी। इसका अनुमोदन हुआ था, जिसका उद्देश्य राज्य के जल विद्युत संसाधनों का उपयोग कर हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देना तथा सुदृढ़ हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। जिसकी विशेषताएं हैं कि नीति के तहत वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष 100 किलोटन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित करना है। तो दोस्तों 2030 तक हम जो हरित हाइड्रोजन विकसित करेंगे तो ये 100 किलो टन करेंगे, ये हमारा टारगेट है।
इस नीति के तहत हरित हाइड्रोजन संयंत्रों को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा तथा एकल खिड़की सिंगल विंडो मंजूरी प्रणाली लागू की जाएगी। ठीक है, तो इस नीति के तहत सिंगल विंडो सिस्टम भी आपका आएगा। 31 दिसंबर 2030 तक चालू होने वाली परियोजनाओं को वाणिज्यिक संचालन की तिथि से अगले 10 वर्षों तक सरकारी प्रोत्साहन एवं सुविधाएं प्राप्त होंगी। यह नीति इस्पात, सीमेंट, उर्वरक एवं रिफाइनरी जैसे उद्योगों में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देगी तथा हरित ऊर्जा आधारित अनुसंधान, नवाचार एवं स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करेगी। तो ये थी हमारी उत्तराखंड हरित हाइड्रोजन नीति। ठीक है, अगला पॉइंट है कि उत्तराखंड को लीडर दर्जा। तो उत्तराखंड को लीडर दर्जा मिला दोस्तों 16 जनवरी 2026 को। 16 जनवरी को हम स्टार्टअप्स डे मनाते हैं, तभी दोस्तों ये लीडर का दर्जा मिला, जिसका उद्देश्य राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को सुदृढ़ करना तथा नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना है। अन्य विशेषताएं हैं कि DPIIT द्वारा जारी स्टैंड्स स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग के 5वें संस्करण में उत्तराखंड को लीडर श्रेणी में मान्यता प्रदान की गई है। इस रैंकिंग अभ्यास में 33 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया था। भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया पहल का उद्देश्य देश में मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। देखिए, स्टार्टअप नीति जो आई थी ये 16 जनवरी 2016 को आई थी, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ज्ञातव्य है कि DPIIT वर्ष 2018 से राज्य के स्टार्टअप रैंकिंग जारी कर रही है। मतलब ये स्टार्टअप रैंकिंग जो आती है ये 2018 से आती है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 5 श्रेणियों बेस्ट परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर, लीडर, एम्पायरिंग लीडर, इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम में वर्गीकृत किया गया है। अगला बिंदु है निर्यात तैयारी में उत्तराखंड अव्वल। देखिए, निर्यात तैयारी में उत्तराखंड जो है ये आपका टॉप पर है। ये घोषणा की गई 14 जनवरी 2026 को। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की निर्यात क्षमता तथा निर्यात तत्परता का मूल्यांकन करना इसका उद्देश्य है। अन्य विशेषताएं हैं कि उत्तराखंड ने नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में छोटे राज्यों, उत्तर पूर्वी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। छोटे राज्यों, उत्तर पूर्वी और दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों में इन सभी में पहला स्थान उत्तराखंड ने प्राप्त किया। राज्य ने निर्यात एवं लॉजिस्टिक्स नीति तथा ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से यह उपलब्धि हासिल की है। छोटे राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में उत्तराखंड के बाद जम्मू कश्मीर एवं नागालैंड का स्थान आता है। बड़े राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं गुजरात शीर्ष स्थान पर रहे हैं। तो बड़े राज्यों में पहला स्थान किसका है EPI में? तो महाराष्ट्र का। यह सूचकांक 4 मुख्य स्तंभों पर आधारित होता है। एक आपका नीति एवं शासन, व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र, निर्यात अवसंरचना और दोस्तों निर्यात प्रदर्शन। इन 4 स्तंभों पर दोस्तों आधारित होता है। उत्तराखंड में हाथी सफारी पुनः शुरू। तो उत्तराखंड में हाथी सफारी दोबारा शुरू की गई है और ये घोषणा नवंबर 2025 में की गई, जिसका उद्देश्य वन्य पर्यटन को बढ़ावा देना तथा पर्यावरण पर्यटन से स्थानीय समुदाय को लाभ पहुंचाना है। जिसकी विशेषता है कि जिम कॉर्बेट एवं राजाजी टाइगर रिजर्व में 7 वर्षों के अंतराल के बाद हाथी सफारी पुनः शुरू की गई। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट एवं राजाजी टाइगर रिजर्व में 7 सालों बाद में दोस्तों ये फिर से सफारी आपकी शुरू की गई है। वर्ष 2018 में उच्च न्यायालय के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने हटा दिया। हाथी सफारी वन्य जीवों के बेहतर अवलोकन एवं जैव विविधता के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देती है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है तथा टाइगर
प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत प्रमुख बाघ संरक्षण क्षेत्र है। ठीक है। जिम कॉर्बेट का पूर्व जो नाम था ये हेली नेशनल पार्क था 1936 में, जिसे वर्ष 1957 में जिम कॉर्बेट के नाम से जाना गया। हाथी आंकलन 2025, हाथी आंकलन, ठीक है, हाथी आंकलन जो हुआ या फिर हाथियों की जो गणना हुई तो ये 2025 में हुई थी 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर 2025 को भारतीय वन्यजीव संस्थान WII द्वारा देहरादून में आयोजित 36वें वार्षिक अनुसंधान संगोष्ठी के दौरान भारत में हाथियों की स्थिति DNA आधारित समन्वित अखिल भारतीय हाथी जनसंख्या समन्वित, ठीक है। तो देखिए जो DNA आधारित आपकी पहली जनगणना हुई थी, ठीक है, तो इसकी बैठक जो हुई थी आपकी 36वीं वार्षिक अनुसंधान संगोष्ठी, तो ये हमारे देहरादून में ही हुई थी। कब? 14 अक्टूबर 2025 को, ठीक है, जिसकी रिपोर्ट आपकी जारी की गई थी और यह रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, प्रोजेक्ट एलिफेंट और WII के संयुक्त प्रयासों से तैयार की गई थी। ठीक है। ज्ञातव्य है कि यह भारत का पहला DNA आधारित हाथी आकलन है जिसमें देश भर में 22,446 हाथी होने का अनुमान लगाया गया। यह संख्या 2017 को 29,964 हाथी से लगभग 25% कम है, लेकिन नई विधि के कारण सीधा तुलनात्मक नहीं माना जा सकता। इसे भविष्य के लिए नया बेसलाइन स्थापित करने वाला माना गया है। मतलब पहले जो 2017 में इसकी गणना हुई थी उसमें दोस्तों ज़्यादा हाथी थे। उत्तराखंड में हाथियों की संख्या 1792 है और 1792 हाथी होने के साथ उत्तराखंड ने 5वां स्थान प्राप्त किया, जो उत्तर भारत में प्रथम और देश में सर्वोच्च, देश में 5वां स्थान है। मतलब उत्तर भारत में प्रथम और दोस्तों देश में 5वें स्थान पर है। शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? तो कर्नाटक है जहां पर 6013 हाथी हैं। असम दूसरे स्थान पर, यहां पर 4159 हाथी हैं। तमिलनाडु तीसरे स्थान पर, यहां पर 3136 हैं। केरल चौथे स्थान पर, यहाँ पर 2785 और उत्तराखंड में 1792 हैं। तो उत्तराखंड की रैंक याद रखिएगा, पहले DNA आधारित ये आपकी हाथी गणना थी। आगे बढ़ेंगे और अगला बिंदु है उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025। उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 ये 2021 से शुरू हुआ था। ठीक है। प्रत्येक वर्ष यह पुरस्कार प्रदेश के उन विशिष्ट लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने मानवीय प्रयास से किसी भी क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है। इन विभूतियों का चयन मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली चयन समिति करती है और 7 नवंबर 2025 को निम्नलिखित 8 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया। मतलब 2025 में ये जो पुरस्कार था ये 8 व्यक्तियों को दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है। पहले हैं जसपाल राणा जो कि निशानेबाज हैं। देव रतूड़ी ये उद्यमी एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। टॉम आल्टर ये अभिनेता एवं लेखक हैं, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है। इनके अलावा सुशीला बलूनी ये राज्य अधिकार कार्यकर्ता हैं, इन्हें भी मरणोपरांत मिला। गोरा देवी ये चिपको आंदोलन से संबंधित थी, मतलब आपकी पर्यावरणविद थी, ये भी मरणोपरांत इनको दिया गया। खड़क सिंह बाल्दिया भूवैज्ञानिक, इन्हें भी मरणोपरांत। तिलु रतेली ये एक योद्धा थी, इनको भी मरणोपरांत दिया गया। सलेश मटियानी लेखक हैं और इनको भी मरणोपरांत दिया गया। ठीक है। सभी विजेताओं के उपस्थित परिवार के सदस्यों को 1-1 लाख रुपए की धनराशि एवं प्रशस्ति पत्र दिया गया। तो 1-1 लाख रुपए की धनराशि दोस्तों इसमें दी जाती है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला बिंदु है बाल विज्ञान महोत्सव 2025। 15 अक्टूबर 2025 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रुद्रप्रयाग जिले से गुप्तकाशी में उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकास्ट द्वारा आयोजित चतुर्थ सीमांत पर्वतीय बाल विज्ञान महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। ठीक है। तो मुख्यमंत्री ने कहाँ पर किया था? तो गुप्तकाशी में किया था, रुद्रप्रयाग में। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीमांत क्षेत्रों में सुविधाओं के विस्तार के लिए सीमांत क्षेत्र विकास परिषद के गठन की घोषणा के साथ ही सीमांत जिलों में आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी जानकारी व प्रशिक्षण के लिए नवाचार केंद्र स्थापित करने का ऐलान किया। इस महोत्सव की थीम जलवायु परिवर्तन अनुकूलन रणनीतियों
तथा आपदा जोखिम प्रबंधन एकीकरण थी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो आपकी बाल विज्ञान महोत्सव 2025 था, इसकी थीम भी आपको नोट करनी है। आगे बढ़ेंगे और अगला बिंदु है कुमाऊं द्वार महोत्सव 2025। ठीक है, तो कुमाऊं द्वार महोत्सव 2025 इसका आयोजन 15 से 19 अक्टूबर 2025 तक MB इंटर कॉलेज मैदान हल्द्वानी नैनीताल में किया गया था, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया, जिसका उद्देश्य कुमाऊं क्षेत्र की लोक संस्कृति, हस्तशिल्प, पर्यटन और पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा देना है। इस आयोजन के दौरान लोक नृत्य, संगीत, स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी, हस्तकला मेला और सांस्कृतिक साधनाओं का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखें कि कुमाऊं द्वार महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था, हल्द्वानी में। आगे बढ़ेंगे और अगला बिंदु है हमारा कि उत्तराखंड SDG सूचकांक 2024-25। तो ये जारी किया था लोक नीति एवं सुशासन केंद्र के द्वारा। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में जिलों एवं राज्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना इसका उद्देश्य है। अन्य विशेषताएं हैं कि उत्तराखंड का समग्र SDG स्कोर 2023-24 के 72 से बढ़कर 2025-26 में 75 हो गया। ठीक है, देखिए 79 था। ठीक है, 79। वर्ष 2024-25 में राज्य के 12 जिले फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल हुए, जबकि एक जिला परफॉर्मर श्रेणी में शामिल हुआ। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एवं उधमसिंह नगर जिलों ने परफॉर्मर से फ्रंट रनर श्रेणी में स्थान प्राप्त किया। रुद्रप्रयाग जनपद 78 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर रहा, इसको भी याद रखिएगा। उत्तरकाशी एवं चमोली 75 अंकों के साथ संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान पर रहे। ठीक है, सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस द्वारा वर्ष 2021 में 2015-16 से 2020-21 अवधि को सम्मिलित करते हुए उत्तराखंड का पहला SDG सूचकांक संकलन प्रकाशित किया गया था। ज्ञातव्य है कि SPPGG की स्थापना वर्ष 2017 में हुई थी। यह राज्य सरकार को शासन और नीति सुधारों की रणनीति बनाने में सहयोग देने वाला एक स्वायत्त संगठन है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि सिलक्यारा सुरंग। देखिए सिलक्यारा सुरंग आप सभी जानते हैं उत्तरकाशी में बन रही है। सिलक्यारा सुरंग काफ़ी चर्चित सुरंग है। तो चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना ने सिलक्यारा सुरंग के ब्रेक थ्रू के रूप में महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। 82 माह में तमाम चुनौतियों से पार पाते हुए सुरंग की खुदाई का काम 16 अप्रैल 2025 को आखिरकार पूरा हुआ। देखिए 16 अप्रैल 2025 को ये सुरंग आपकी आर पार हो गई, मतलब पूरी बन गई। ठीक है, और ये 2018 में शुरू हुई थी। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर 1384 करोड़ रुपए की लागत से बन रही 4531, देखिए ये होगी आपकी 4.531, ठीक है, 4531 मीटर लंबी सिलक्यारा पोल गांव वड़कोट सुरंग का निर्माण कार्य जुलाई 2018 में शुरू हुआ था। देखिए जुलाई 2018 में शुरू हुआ और 16 अप्रैल 2025 को बनकर तैयार हो गई। राज्य की सबसे लंबी इस सड़क सुरंग का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के दिशा निर्देशन में नवयुग कंपनी कर रही है। तो ये सुरंग कौन कंपनी बना रही है? नवयुग कंपनी। लंबाई याद रखिएगा, कंपनी का नाम याद रखिएगा, कब इसका कार्य शुरू हुआ और कब दोस्तों ये पूर्ण हुई, ये सभी बातें आप नोट करें। ठीक है, इस सुरंग में जो था इसमें दोस्तों आपके 12 नवंबर 2023 को 41 मजदूर भी दब गए थे। आपने सुना होगा सिलक्यारा सुरंग आपदा जो हुई थी, ठीक है, तो इसमें 41 मजदूर फंसे थे और 17 दिन तक ये फंसे रहे थे। इसलिए वो 17 दिन पुस्तक भी आपकी राजीव रंजन के द्वारा लिखी गई। तो कई सारी पुस्तकें इस पर बनी हुई हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया के एक विशेषज्ञ थे अर्नोल्ड डिस्क,
उन्होंने ही इन 41 मजदूरों को बाहर सुरक्षित निकाला था। देश की सबसे लंबी रेल सुरंग की खुदाई पूरी। देखिए, देश की सबसे लंबी रेल सुरंग की खुदाई पूरी हो चुकी है। तो कौन सी ये सुरंग है? तो ये ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्रॉडगेज रेल परियोजना में एक और सुरंग की खुदाई पूरी कर ली गई है। परियोजना की देवप्रयाग से जानसू के बीच निर्माणाधीन देश की सबसे लंबी रेल सुरंग 16 अप्रैल 2025 को आर पार हो गई। 14.57 किलोमीटर लंबी इस सुरंग का निर्माण प्रति माह 413 मीटर की औसत दर से टनल बोरिंग मशीन के जरिए किया गया। ठीक है, कितनी लंबी ये सुरंग है? तो ये आपकी 14.57 किलोमीटर लंबी है। उल्लेखनीय है कि इस सुरंग का नाम बाबा बोखनाग रखने का प्रस्ताव सीएम धामी ने केंद्र को भेजा है। अगला पॉइंट है कि उत्तराखंड में रोपवे परियोजना। उत्तराखंड में रोपवे परियोजना ये 5 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत राज्य में 2 प्रमुख रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। पहली परियोजना गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक, जिसकी लंबाई 12.4 किलोमीटर, और ये परियोजना आपकी 2730.13 करोड़ की लागत से, तथा दूसरी सोनप्रयाग से केदारनाथ 12.9 किलोमीटर, ये आपकी 4081.28 करोड़ की लागत से निर्मित होगी। दोनों परियोजनाओं को सार्वजनिक निजी भागीदारी ढांचे में डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन एवं हस्तांतरण मॉडल के तहत निष्पादित किया जाएगा। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि उत्तराखंड में रोपवे परियोजनाएं चल रही हैं। कौन सा रोपवे कितना लंबा है, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जो रोपवे परियोजना है इसकी लंबाई क्या है, तो 12.4 किलोमीटर। ऐसे ही दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि जो आपकी सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे परियोजना है इसकी लंबाई कितनी है, तो 12.9 किलोमीटर, और ये किस मॉडल पर आधारित है, तो ये दोस्तों आपकी पर्वतमाला परियोजना मॉडल पर आधारित है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए, सुदूर और पहाड़ी क्षेत्रों में अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी संपर्क बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2022 के बजट में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला की घोषणा की थी। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित इस पहल का लक्ष्य 5 वर्षों के भीतर 12,000 किलोमीटर तक 250 से अधिक रोपवे परियोजनाएं विकसित करना है। इस कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और सिक्किम जैसे राज्यों को कवर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन। तो देखिए, पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन ये 12 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो पहली बार कब मनाया गया, तो 12 जनवरी 2025 को मनाया गया, जिसका उद्घाटन पुष्कर सिंह धामी ने किया था। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय जो था इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मैन्युफैक्चरिंग, पावर जनरेशन एंड स्टार्टअप था। सम्मेलन में 17 देशों के प्रवासी उत्तराखंडी शामिल हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। आप सभी जानते हैं 27 जनवरी 2025 को यूसीसी लागू हुई। गोवा में 1867 के पुर्तगाली नागरिक संहिता पर आधारित यूसीसी का पालन करता है। मतलब गोवा में हमारे भारत में सबसे पहले था, पर वह दोस्तों पुर्तगाली कोड पर आधारित थी। इसके बाद में दोस्तों जब 19 दिसंबर 2061 में पुर्तगाली यहाँ से चले गए गोवा से, तब से अभी तक भी यहाँ पर दोस्तों यूसीसी लागू है। राज्यपाल ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 की धारा 48, धारा 389 व धारा 391 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके समान नागरिक संहिता नियमावली उत्तराखंड 2025 निर्मित की है। ठीक है,
अब देखिए यूसीसी गुजरात में भी लागू हो चुकी है, असम में भी लागू हो चुकी है। क्वेश्चन बनेगा कि यूसीसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है, तो गुजरात। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता का जो मुख्य विशेषताएं हैं उनको देख लेते हैं। तो यूसीसी नियम के प्रावधान आदिवासी समुदायों पर लागू नहीं होते हैं। देखिए यूसीसी जो नियम है तो ये आपके आदिवासी समुदायों पर लागू नहीं होते। यूसीसी नियमों का उद्देश्य विवाह, तलाक और लिव इन रिलेशनशिप को विनियमित करना है। अतः इनका पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। सभी बच्चों को जैविक संतान के रूप में मान्यता दी गई है, जिनमें दत्तक एवं सरोगेसी के माध्यम से जन्मे बच्चे भी शामिल हैं। द्विविवाह एवं बहुविवाह पर प्रतिबंध। देखिए पहले क्या था, पहले 2 से अधिक शादियां होती थीं तो उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बिल के तहत वसीयत एवं उत्तराधिकार हेतु घोषणाकर्ताओं को आधार से जुड़ा विवरण प्रस्तुत करना होगा। साथ ही गवाहों की वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड करनी होगी। यूसीसी पोर्टल पर किसी गवाह का लिव इन रिलेशनशिप पर तीसरे पक्ष द्वारा दर्ज आपत्ति या झूठे आरोपों का सत्यापन उपपंजीयक द्वारा किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 27 जनवरी 2026 को राज्यपाल ने अनुच्छेद 213 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए समान नागरिक संहिता 2026 को लागू किया है, जिसके अंतर्गत यूसीसी एक्ट 2024 के विभिन्न प्रावधानों में प्रक्रियात्मक, प्रशासनिक और दंडात्मक सुधार किए गए। अगला पॉइंट है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025। देखिए 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 ये अपने उत्तराखंड में हुए थे। हमने कल कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की क्लास की थी, जिसमें हमने कॉमनवेल्थ गेम्स के 23वें संस्करण को अच्छे से देखा, ठीक है, और उसके इतिहास को जाना। तो पूरे टॉपिक को हमने अच्छे से कवर किया था। अब अगर आपने वह क्लास नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस क्लास से आपको एक ना एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो हम बात कर रहे थे 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की। तो 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया था। इन खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में किया था। इन खेलों का समापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हल्द्वानी के गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम में किया। तो समापन किया है अमित शाह ने। इस अवसर पर गृह मंत्री ने शीर्ष 3 टीमों सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड महाराष्ट्र हरियाणा को भी सम्मानित किया। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 से संबंधित मुख्य जो आपके तथ्य हैं उनको देख लेते हैं कि इसका आधिकारिक शुभारंभ किया था तो दोस्तों मोली था, जो कि राज्य पक्षी मोनाल से प्रेरित था। इसका जो आधिकारिक मसाल था तेजस्विनी था, और टैगलाइन थी दोस्तों संकल्प से शिखर तक। विभिन्न राज्यों व केंद्रशासित राज्यों से कुल 11,354 एथलीटों ने भाग लिया था, जिसमें सर्वाधिक खिलाड़ी क्रमशः उत्तराखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र से थे। तो सबसे ज़्यादा प्लेयर जो थे ये हमारे उत्तराखंड के थे, ठीक है। उत्तराखंड की कौन सी रैंक थी, तो उत्तराखंड की दोस्तों 7वीं रैंक थी। उत्तराखंड ने 103 पदक जीते थे, जिसमें 24 गोल्ड, 35 सिल्वर और 44 दोस्तों कांस्य पदक थे, ठीक है। इस योजना में 32 प्रतिस्पर्धी खेल एवं 4 प्रदर्शनी कार्यक्रम शामिल थे, जिसमें मलखम, किलारी पट्टू, राफ्टिंग और योगासन शामिल थे। तो ये 4 आपके प्रदर्शनी खेल थे। खेलों का आयोजन उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 विभिन्न स्थानों पर किया गया था, जैसे देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, रुद्रपुर, पिथौरागढ़, हल्द्वानी, शिवपुरी और नई टिहरी शामिल हैं। पदक तालिका में 38वें राष्ट्रीय खेलों 2025 में उत्तराखंड की समग्र रैंक 7वीं रही। कुल पदक जो जीते 103 जीते थे, ये हमने देखे। और महाराष्ट्र ने 221 पदक जीते थे, हरियाणा ने 153 पदक जीते थे, जो कि तीसरे स्थान पर रहा था। 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेज़बानी कौन करेगा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। मेघालय इसकी मेज़बानी करेगा, ठीक है। तो 39वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर होने वाले हैं 2027 में, मेघालय में। 2 नए नगर निगम, तो उत्तराखंड को 2 नए नगर निगम मिले हैं, टोटल अब 11 हो गए हैं। पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट
में 31 अगस्त 2024 को अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर पालिका परिषद से नगर निगम का दर्जा दिया। तो याद रखिएगा कि 31 अगस्त 2024 को ये दर्जा मिला है। अब टोटल 11 नगर पालिकाएँ हो गई हैं, नगर निगम हो गए हैं हमारे उत्तराखंड में। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के नगर निगम बनने के उपरांत अब कुमाऊं मंडल में नगर निगमों की संख्या 3 से बढ़कर 5 हो गई। कुमाऊं मंडल के नए 3 नगर निगम हल्द्वानी, रुद्रपुर और काशीपुर हैं। हल्द्वानी 2011 में बना था, हल्द्वानी और हरिद्वार। रुद्रपुर, काशीपुर और दोस्तों एक रुड़की, ये 2013 में बने थे, इनको भी नोट करिएगा। ठीक है। अल्मोड़ा उत्तराखंड की प्रथम नगर पालिका परिषद थी जिसकी स्थापना 1864 में हुई थी। ठीक है। और पहली जो रजिस्टर्ड नगर पालिका थी तो वह आती है, पहली जो आती है ये आपकी मुंशियारी आती है जो कि 1842 में। ठीक है। फिर उसके बाद में 1850 में नैनीताल बनी थी। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखें। तो ये तो आपके सभी बिंदु थे। अब कुछ दोस्तों प्रश्नोत्तरी है आपकी समसामयिकी से संबंधित, उसको देखते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका कि 25 मार्च 2026 को उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए चैटबोर्ड को लॉन्च किया जिसका नाम है प्रज्ञानम। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा कि 25 मार्च 2026 को राज्यपाल के द्वारा श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय में जो एक चैटबोर्ड लॉन्च किया उसका नाम क्या है, प्रज्ञानम। 22 मार्च 2026 को बिहार दिवस के उपलक्ष्य में उत्तराखंड में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका क्या नाम है, कहाँ पर ये आपका आयोजन किया गया था, तो लोक भवन देहरादून में इसका आयोजन हुआ था। 14 मार्च 2026 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 119वें अखिल भारतीय किसान मेले एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ किया था। और कहाँ पर किया था, पंतनगर में। 13 मार्च 2026 को उत्तराखंड में राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन व वैश्विक रोजगार योजना के अंतर्गत लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर खोलने की घोषणा की। और कहाँ पर की है ये, अल्मोड़ा में। 11 मार्च 2026 को उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक का निधन हुआ। इनका क्या नाम है, तो दीवान सिंह कनवाल। तो दीवान सिंह कनवाल ये किससे संबंधित हैं, ये आपके लोक गायन से संबंधित थे। 8 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी तू नारायणी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो देहरादून में किया गया था। देखिए इंपॉर्टेंट है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसी अवसर पर नारी तू नारायणी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर हुआ था, देहरादून में। 7 मार्च 2026 को गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड सरकार द्वारा नूतन न्याय संहिता विषय पर आयोजित इस राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। कहाँ पर किया था, ये आपका हरिद्वार में। ठीक है। 5 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री जी ने जिस लेक फेस्टिवल का शुभारंभ किया तो वह क्या है, तो ये दोस्तों आपका हिमालयन 0.2 द टिहरी लेक फेस्टिवल था। ठीक है। 2 मार्च 2026 को देहरादून में राज्यपाल ने किस संबंध में ब्लैक फुट चैलेंज अमेरिका के CEO डॉक्टर SM विल्सन ने भेंट की थी, तो ये की थी दोस्तों मानव भालू संघर्ष पर। तो मानव भालू संघर्ष पर ये दोस्तों आपकी ब्लैक फुट चैलेंज के विषय में चर्चा की गई थी। ठीक है। अगला पॉइंट है कि फरवरी 2026 में मुख्यमंत्री ने 14 वर्ष की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध देशव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। तो ये हल्द्वानी से किया था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फरवरी 2026 में मुख्यमंत्री जी ने जिस स्थान पर प्रदेश के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण स्थल का दौरा किया तो वह कौन सा है, तो ये आपका लोहाघाट के छमनिया गांव में है। तो लोहाघाट चंपावत के छमनिया गांव में पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज आपका बनने जा रहा है उत्तराखंड का। 26 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नायार वैली फेस्टिवल का उद्घाटन किया। ये कहाँ पर किया था, तो बिलखेत पौड़ी गढ़वाल में किया था। फरवरी 2026 में राज्य को पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई प्रोत्साहन राशि कितनी है, तो ये 350 करोड़ रुपए है। लेखक
जिसके द्वारा लिखित पुस्तक विकल्प रहित संकल्प का विमोचन किया। तो ये कौन लेखक थे? ये थे आपके गिरजा शंकर जोशी। तो गिरजा शंकर जोशी की पुस्तक है विकल्प रहित संकल्प। मुख्यमंत्री ने किस संस्थान द्वारा आयोजित 38वें राष्ट्रीय योग महोत्सव में प्रतिभाग किया? तो ये दोस्तों किया था आपका परमार्थ निकेतन में। तो परमार्थ निकेतन में 38वें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 21 जून को मनाया जाता है। और हमने राज्य स्तरीय योग दिवस कहाँ पर मनाया था? तो ये आपका चंपावत में बनाया था, चंपावत के बनबसा में। ठीक है। फरवरी 2026 में मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास की दिशा और भविष्य की रणनीति पर चर्चा करने के उद्देश्य से देहरादून में किस आयोजन को संबोधित किया था? तो ये क्या था दोस्तों? उत्तराखंड ट्रांसफॉर्मेशन डायलॉग 2026। तो इसको दोस्तों संबोधित किया था। फरवरी 2026 में किन 2 हवाई पट्टियों के विषय में यह निर्णय लिया गया कि इसका संचालन भारतीय सेना द्वारा किया जाएगा? तो ये थी दोस्तों आपकी उत्तरकाशी की चिल्यानी सोन और दूसरी चमोली की गोचर हवाई पट्टी। नेक्स्ट है कि फरवरी 2026 में सेफ डॉक्टर नीरज अग्रवाल, सेफ योगेंद्र सिंह नेगी, सेफ दीपा चावला और गोपाल सिंह द्वारा लिखित जिस पुस्तक का विमोचन किया गया वह है? तो ये थी दोस्तों आपकी फ्लेवर्स ऑफ देवभूमि। तो फ्लेवर्स ऑफ देवभूमि पुस्तक ये किससे संबंधित है? ये दोस्तों जो आपके सेफ होते हैं, ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, उसको विमोचित किया गया था फरवरी 2026 में। कि फरवरी 2026 में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने किन प्रमुख शिखरों पर पर्वतारोहण की अनुमति दी थी? तो ये दी है दोस्तों नंदा देवी, कामेट और इसके अलावा 83 अन्य चोटियों पर। ठीक है। तो नंदा देवी और कामेट पर्वत, इनके अलावा 83 और अन्य चोटियां हैं, उन पर भी दोस्तों पर्वतारोहण की अनुमति दी है। ठीक है, फरवरी 2026 में, जिससे दोस्तों साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट बिंदु है कि जनवरी 2026 में IIT रुड़की ने किस नाम से एक शिल्प आधारित संसाधन केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी थी? तो ये दी है दोस्तों संचय नाम से। तो संचय नाम से दोस्तों ये मंजूरी दी गई थी IIT रुड़की ने। ठीक है, जहाँ पर दोस्तों वस्त्र मंत्रालय के राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम के तहत ये आपका नाम दिया गया है। नेक्स्ट बिंदु है कि 27 जनवरी से 30 जनवरी 2026 के मध्य राज्य में अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल 2026 का आयोजन हुआ। तो ये टिहरी में हुआ था। ठीक है, तो टिहरी में ही दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल का हर बार आयोजन होता है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने UGC दिवस मनाने की, यहाँ पर होगा UCC, ठीक है, तो UCC दिवस मनाने की घोषणा की। यह मनाया जाएगा, तो ये दोस्तों आपका 27 जनवरी को मनाया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, UCC मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, और एक होता है UGC की फुल फॉर्म होती है यूनियन ग्रांट कमीशन, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, जो डीम्ड का दर्जा विश्वविद्यालय को देता है। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु है कि 23 जनवरी 2026 को सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट देहरादून में आयोजित एक चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री शामिल हुए। इसका मूल विषय था, तो इसका मूल विषय था दोस्तों डायलॉग ऑन विजन 2027। नेक्स्ट बिंदु है कि उत्तराखंड के कौन से जनपद ने 600 मीट्रिक टन कचरे का वैज्ञानिक निपटान करने में सफलता हासिल की है? तो उत्तरकाशी ने। ठीक है, तो उत्तरकाशी दोस्तों ये आपका कचरे को, जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है, उसको इकट्ठा करने में, उसका निपटान करने में पहले स्थान पर रहा है। राज्य में किस राष्ट्रीय उद्यान में स्नो लेपर्ड साइटिंग की सुविधा को पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू करने हेतु सरकार कार्यरत है? तो ये है दोस्तों गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में स्नो लेपर्ड साइटिंग की सुविधा को पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड कैबिनेट ने राज्य के जिन 4 जिलों में जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी के नए
पदों के सृजन और सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी वे थे। तो ये है दोस्तों चमोली, उधम सिंह नगर, देहरादून और पिथौरागढ़। यहाँ पर दोस्तों जिला जनजातीय कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति की गई। नेक्स्ट बिंदु है कि जनवरी 2026 में राज्यपाल ने न्यू पार्लियामेंट वॉइस ऑफ भारत पुस्तक का विमोचन, जिसके लेखक हैं तो ये हैं दोस्तों प्रोफेसर KP सिंह। तो प्रोफेसर KP सिंह की पुस्तक है न्यू पार्लियामेंट वॉइस ऑफ भारत। 14 जनवरी 2026 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित उत्तरायणी कौथिक में सम्मिलित हुए, जिसका आयोजन किया गया था तो ये पर्वतीय महापरिषद लखनऊ के द्वारा किया गया था। 12 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वदेशी संकल्प दौड़ का शुभारंभ कहाँ किया था, तो ये दोस्तों देहरादून में किया गया था। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। उसी दिन स्वदेशी संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया था देहरादून में। 10 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री ने सुशासन निर्धारित करने के उद्देश्य से 6 वेब पोर्टल्स का शुभारंभ किया जो विभाग से संबंधित हैं। तो ये दोस्तों राजस्व विभाग से संबंधित हैं। जनवरी 2026 में मुख्यमंत्री ने सर्वे ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम में आपदा प्रबंधन से संबंधित 1 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया, जिसका विषय था तो शीतलहर पूर्व तैयारी। शीतलहर पूर्व तैयारी इसका ये विषय था। अगला बिंदु है कि जनवरी 2026 में राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोब श्रीकोट पौड़ी गढ़वाल का नाम परिवर्तित कर नया नाम किया गया। तो ये दोस्तों स्वर्गीय अंकिता भंडारी राजकीय नर्सिंग कॉलेज किया गया। 3 जनवरी 2026 को उत्तराखंड माल्टा महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किस स्थान पर किया गया, तो देहरादून में। देहरादून में 3 जनवरी को उत्तराखंड माल्टा महोत्सव मनाया गया था। जनवरी 2026 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उधम सिंह नगर में बुक्सा जनजाति के राजा की प्रतिमा का वर्चुअल अनावरण किया। तो ये राजा कौन थे? राजा जगत देव। राजा जगत देव ये दोस्तों बुक्सा जनजाति के राजा थे, जिनकी मूर्ति का वर्चुअल अनावरण ये उधम सिंह नगर में किया गया था। अगला बिंदु है 29 दिसंबर 2025 को उत्तराखंड के किस स्थान पर राज्य स्तरीय किसान दिवस का आयोजन किया गया? देखिए गोचर चमोली में किया गया था। तो 29 दिसंबर को राज्य स्तरीय किसान दिवस का आयोजन किया गया था। 25 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान पेशावर कांड के नायक की जयंती मनाई। कौन थे ये नायक? ये थे दोस्तों वीरचंद्र सिंह गढ़वाली। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की जयंती कब मनाई जाती है? तो 25 दिसंबर को मनाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने MB फूड्स द्वारा विकसित मशरूम गांव का शुभारंभ किस जिले में किया था? तो ये बुग्गाबाला देहरादून में किया था। तो बुग्गाबाला ये मशरूम विलेज है आपका, कहाँ पर है? हरिद्वार में। दिसंबर 2025 में 3 दिवसीय कमस्यार महोत्सव का शुभारंभ हुआ। यह कार्यक्रम किस जिले में आयोजित किया गया? तो बागेश्वर जिले के कांडा में किया गया था कमस्यार महोत्सव। ठीक है, तो याद रखें, महत्वपूर्ण है। दिसंबर 2025 में पर्यटन सचिव ने राफ्टिंग एसोसिएशन के प्रस्ताव पर राफ्टिंग गाइडों की अधिकतम आयु सीमा को बढ़ा दिया। इस परिवर्तन के बाद नई आयु सीमा होगी तो ये 50 से बढ़कर 60 होगी। 15 दिसंबर 2025 को देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय जनसंपर्क अधिवेशन को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। इस अधिवेशन की थीम थी विकसित भारत @2047 में जनसंपर्क की भूमिका। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2025 में CRPF कैंप हल्द्वानी में आयोजित पूर्व अर्धसैनिक बलों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि भविष्य में प्रेसिडेंट पुलिस मेडल गैलेंट्री वीरता पदक प्राप्त करने वाले अर्धसैनिकों को एक मुश्त अनुदान राशि दी जाएगी। यह राशि 5 लाख होगी। नवंबर 2025 में मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड लोक विरासत 2025 कार्यक्रम को संबोधित किया। यह आयोजन कहां पर हुआ? देहरादून में। देखिए ऑलमोस्ट आपके जो आयोजन होते हैं देहरादून में ही होते हैं, राज्य स्तरीय। आगे बढ़ेंगे कि 26 नवंबर 2025 को उत्तराखंड में AI के अनुप्रयोगों व
नियमन संबंधी कौन सा दस्तावेज प्रस्तुत किया गया? तो उत्तराखंड एआई मिशन 2025 प्रस्तुत किया गया। इम्पोर्टेंट है, याद रखें। हाल ही में किस संस्था के द्वारा उत्तराखंड के आपदा मोचन निकाय SDRF को उसके उत्कृष्ट कार्यों के लिए वैश्विक सम्मेलन मिला है? तो ये दोस्तों भारत में अमेरिकी दूतावास को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 से 17 नवंबर 2025 के दौरान राज्य जनजातीय शोधन संस्थान द्वारा उत्तराखंड की जनजातीय परंपराओं और विरासत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से किस समारोह का आयोजन किया गया? तो आदि गौरव महोत्सव। ये कब मनाया गया? तो दोस्तों 15 से 17 नवंबर के बीच में मनाया गया था। नवंबर 2025 में उत्तराखंड राज्य का नवीन राजनीतिक इतिहास नामक पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? जयसिंह रावत। ठीक है, तो जयसिंह रावत की पुस्तक है दोस्तों उत्तराखंड राज्य का नवीन राजनीतिक इतिहास। और अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड राज्य का नवीन इतिहास किसकी पुस्तक है? तो ये है दोस्तों कटोच की। ठीक है, 14 नवंबर 2025 को भारत नेपाल सीमा पर काली नदी और गौरी गंगा नदी के संगम पर मुख्यमंत्री ने जोलजीबी मेले का उद्घाटन किया। ये कहाँ पर लगता है? तो पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो हुई थी ये 1914 से हुई थी और गजेंद्र बहादुर पाल ने इसकी शुरुआत की थी। जो गजेंद्र बहादुर पाल था, तो ये दोस्तों अस्कोट जो रेजिमेंट थी एक आपकी, अस्कोट रियासत पिथौरागढ़ में, ठीक है, उसी से संबंधित थे। अगला बिंदु है और बताना है कि 13 नवंबर 2025 को सहकारिता मेले के अवसर पर मुख्यमंत्री ने किस जिले के सक्षम शासन विकास, जन सहभागिता और पर्यावरणीय संतुलन का मॉडल जिला बनाने के लक्ष्य निर्धारित करते हुए उस जनपद के नए लोगों का विमोचन किया? तो ये क्या है दोस्तों? चंपावत में। ठीक है, तो चंपावत में क्या है? नेक्स्ट बिंदु है कि नवंबर 2025 में मुख्यमंत्री ने संस्कृति विभाग में सूचीबद्ध ऐसे सांस्कृतिक कलाकारों जो खराब स्वास्थ्य वृद्धावस्था के चलते जीविकापार्जन में असमर्थ हैं की मासिक पेंशन 3000 से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की? तो 6000 प्रति माह की है। 5 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के प्रवासियों को लक्षित करते हुए रजत जयंती महोत्सव के तहत किस नए कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया था 5 नवंबर को। 3 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड के कौन से स्थापना दिवस के अवसर पर विधानसभा में विशेष सत्र को संबोधित किया? तो 25वें। ठीक है, तो 25वां उत्तराखंड स्थापना दिवस था और इस स्थापना दिवस को जो हमारे राष्ट्रपति हैं तो उन्होंने संबोधित किया था। ठीक है, कहाँ से किया? तो ये क्या था दोस्तों? भराड़ीसेन गैरसैंण से। 2 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरिद्वार के किस विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक प्राप्त विद्यार्थियों को सम्मानित किया? तो पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार में किया था। 31 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री ने देवभूमि रजत उत्सव 2025 कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ? तो हरिद्वार में हुआ था। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि देवभूमि रजत उत्सव 2025 कहाँ पर मनाया गया था? 31 अक्टूबर को, तो हरिद्वार में। अक्टूबर 2025 में 2 दिवसीय देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव 2025 का समापन हुआ। इस समारोह का आयोजन स्थल था तो ये था दोस्तों आपका माणा गांव चमोली। अक्टूबर 2025 में उत्तराखंड के उत्तरांचल ग्रामीण बैंक ने आपदा प्रभावित लोगों की सहायता एवं पुनर्निर्माण कार्यों के लिए कितनी धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष को प्रदान की? तो ये की थी दोस्तों आपकी 35,49,371। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2025 में मुख्यमंत्री ने पंतनगर विश्वविद्यालय की तर्ज पर हाल ही में किस जिले में एक नए कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की? तो चंपावत जिले में। देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि हमारे उत्तराखंड का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा? ये चंपावत में बनेगा। चंपावत के ही छमनिया गांव में दोस्तों आपका बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज बन रहा है, बालिका विश्वविद्यालय। ठीक है, नवंबर 2025 में अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया गया। इन खेलों का आयोजन स्थल है तो ये महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी, याद रखिएगा।
अक्टूबर 2025 में मुख्यमंत्री ने किस जिले में आयोजित प्रथम धन्वंतरि महोत्सव 2025 में वर्चुअल रूप से भाग लिया? तो ये देखिए मालागिराव यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल में किया था। तो जो आपका प्रथम धन्वंतरि महोत्सव 2025 था ये कहाँ पर मनाया गया था? तो ये आपका पौड़ी गढ़वाल में मनाया गया था, यमकेश्वर ब्लॉक में। अक्टूबर 2025 में जारी सरकार की राज्य खनन तत्परता सूचकांक सिमरी के श्रेणी सी में देश में दूसरा स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। तो उत्तराखंड को खनन तत्परता सूचकांक में दूसरा स्थान मिला, याद रखिएगा, और ये श्रेणी सी में मिला है। नेक्स्ट बिंदु है कि अक्टूबर 2025 में राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी में संशोधन को मंजूरी दी, जिसके तहत कौन सी समुदाय अब बिना आधार कार्ड के भी अपना विवाह पंजीकृत कर सकेंगे? राज्य में निवास कर रहे नेपाली, भूटानी और तिब्बती मूल के नागरिक हैं। ठीक है, मतलब ये जो विवाह पंजीकृत है इसमें कौन कौन है? एक तो राज्य में जो निवास कर रहे नेपाली है, भूटानी है और तिब्बती मूल के नागरिक हैं। अक्टूबर 2025 में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग युक्त ट्रिपल एससी ठीक है द्वारा सितंबर 2025 में आयोजित ग्रेजुएट लेवल प्रतियोगिता परीक्षा में कथित नियमित पेपर लीक की जांच के लिए आप सभी जानते हैं कि जो आपका 21 सितंबर को पेपर हुआ था बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का, जिसका अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, 12 जून को। तो इस एग्ज़ाम की जांच करने के लिए जो एक समिति बनी थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी ने की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। 10 अक्टूबर 2025 को उत्तराखंड के दून विश्वविद्यालय देहरादून में इंडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल साइंस इंस्टीट्यूट के 24वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। तो किसने किया? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। अक्टूबर 2025 में उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2025 के सीजन 2 में नैनीताल टाइगर्स को हराकर चैंपियंस का खिताब जीता। ये किसने जीता? तो ये जीता है दोस्तों आपका हरिद्वार एल्मस टीम ने। अक्टूबर 2025 में परेड ग्राउंड देहरादून में आयोजित 50वां सब जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो किसने किया? तो ये किया था दोस्तों आपका उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने, और इसका आयोजन हुआ था परेड ग्राउंड में। नेक्स्ट पॉइंट है कि अक्टूबर 2025 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य में वन्य जीवों के हमले से होने वाली जनहानि पर मिलने वाली सहायता राशि 6 लाख को बढ़ाकर कितना कर दिया? तो ये 10 लाख कर दिया है। अक्टूबर 2025 में मुख्यमंत्री ने अटल निर्मल नगर पुरस्कार 2025 के अंतर्गत नगर निगम श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया। तो किसने किया है ये? तो ये क्या है दोस्तों आपका रुद्रपुर नगर निगम ने। और जो रुद्रपुर नगर निगम है ये हमारी जो 2025 में राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट आई थी तो उसमें नगर निगम की श्रेणियों में प्रथम स्थान पर थी। ठीक है, अक्टूबर 2025 में कौन बनेगा करोड़पति सीजन 7 के जूनियर स्पेशल एपिसोड में 12.5 लाख जीत के साथ ही वह उत्तराखंड की पहली लड़की बनी जो जूनियर स्पेशल की हॉट सीट तक पहुंची। तो ये थी दोस्तों एंजल नेथानी। अक्टूबर 2025 में उत्तराखंड कैडर के किस OEPS अधिकारी का चयन संयुक्त राष्ट्र के संबंध एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों लोकेश्वर सिंह का। सितंबर 2025 में उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामुदायिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में CSR संचालित करने के लिए OMU पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये किए हैं दोस्तों आपका टोयोटा के साथ। ठीक है, टोयोटा के साथ। सितंबर 2025 में उत्तराखंड सरकार के द्वारा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राज्य के पहले जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र की शुरुआत की गई। तो ये की गई है गांधी शताब्दी अस्पताल देहरादून में। तो गांधी शताब्दी अस्पताल में दोस्तों जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र की शुरुआत की गई है, याद रखिएगा। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी मैराथन क्लास, जिसमें हमने उत्तराखंड परीक्षावाड़ी के न्यू एडिशन से उत्तराखंड समसामयिकी को किया। और इस बुक में जितने भी आपके करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए थे उन सभी को हमने अच्छे से देखा। आई होप ये क्लास आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपने इस क्लास को पूरा देखा तो आपको आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम
जो हमने एमसीक्यू के रूप में क्लासेस की हैं अपनी मंथली करंट अफेयर्स की या वीकली करंट अफेयर्स की, उन सभी में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को चुनकर एक मैराथन क्लास बनाएंगे, उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। और इसके अलावा हम दोस्तों जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियोज़ हैं तो वह भी कवर कर रहे हैं। जैसे हाल ही में दोस्तों आपका राष्ट्रमंडल खेल 2026 का जो समापन हुआ उससे संबंधित भी हमने क्लास की है। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और नेशनल करंट अफेयर्स जो आपका लगभग 8 महीने का, पिछले 8 महीने का करंट अफेयर है, उसको भी हम पढ़ेंगे, तो आप उसको भी ज़रूर देख लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।